आइडिया को मैंने 6 रुपये 50 पैसे पे लिया था, अभी 10,000 शेयर्स। बट मैंने सोचा था कि ये 2-3 महीने में मतलब मेरा टारगेट था। बट अभी तक तो इसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। तो ये आइडिया का आइडिया किसने दिया था आपको? जी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड करते थे पहले इसे। तो फिर उनको करते करते देख के मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया नहीं, तो शेयर बाजार में करते थे कि आइडिया में ट्रेड करते थे? क्योंकि मैं आई एम ए वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ नया किया जाए लाइफ में। नहीं, वो तो बहुत अच्छा उनको है। देख के मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मुझे भी सीखना चाहिए। हस्बैंड शेयर बाजार करते थे कि हस्बैंड आइडिया में ट्रेड करते थे? ऐसा लग रहा था जी, वो करते थे। बट ऐसा कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि आइडिया मतलब कुछ टाइम में बढ़ जाएगा, अच्छा चल रहा है। ये हमें भी बोला था गौरांग सर। करा जाता है। नहीं, आप सही कह रहे हो, हमको भी बहुत लोग बोले थे आइडिया बहुत सस्ते में मिल रहा है। गौरांग सर 2-3 महीने के लिए लिया था, तब जब लिया था उसके बाद तो फंसा हुआ मामला है। लकीली ट्रेड में भाव से ऊपर या भाव पे मान लीजिए दलाली मानकर क्या करना है वोडाफोन आइडिया में? मैं शायद ज़ेबा जी को निराश करूंगा, क्योंकि हमारी राय में ये एक अच्छा निवेश बिल्कुल ही नहीं है। और हमने तो बुनियादी तर्क के आधार पर आशीष बेचने की राय दी है, और ये बेचने की राय काफी लंबे समय से, और हमारे जो लक्ष्य थे नीचे की तरफ करीबन 7 रुपए के आसपास के, वो आ चुके हैं। ज़ेबा जी, लोगों के कहने पर आप अपनी जो पूंजी है वो किसी भी शेयर में निवेश मत कीजिए। आप पहले ये ध्यान में रखें कि आपको उस कंपनी के बारे में क्या मालूमात है, क्या जानकारी है, थोड़ा बहुत पढ़े उस कंपनी के बारे में। और इतिहास गवाह है ज़ेबा जी वोडाफोन को लेकर के कि इसने बहुत सारे लोगों की जो पूंजी है वो पूर्ण तरीके से समाप्त कर दी है। और ऐसा ना हो कि आप जब बेचने जाए तब दलाली महंगी पड़ जाए आपको। तो आपको 12 पैसे के आसपास का मेरे ख्याल से प्रति शेयर मुनाफा हो रहा है। शायद दलाली निकल जाएगी, थोड़ा बहुत पैसा आपके हाथ में आएगा, वो पैसा आप समेट लें। और मेरी राय में अगर आपको इसी क्षेत्र में निवेश करना है, सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर में, तो अभी हमने बात करी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो सबसे बड़ा भारत देश में सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर है। और उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है भारती एयरटेल, ये दोनों हमें काफी पसंद आती है। लेकिन मैं आपको फिर से दरखास्त करता हूं कि आप किसी की बातें सुन करके अपने पैसे शेयर बाजार में निवेश न करें। करना है मैम, जिस लेवल पे खड़ा है यहीं पे इसके एज अ गोइंग कंसर्न भी रहने के सवाल उठते रहते हैं। तो ऐसे बिजनेस में हमेशा बहुत रिस्क हो जाता है। वैसे ये बात सही है कि इसके एडवर्टीजमेंट गौरांग सर आज भी दिमाग में छाप छोड़े हुए हैं। वो पग का एड, वो जूजू के एड, क्या दिन थे वोडाफोन के, आज भी याद आते हैं। लेकिन मीनाक्षी मैम, अगली क्वेरी कौन सी? इंडस्ट्रीज की है, 425 की बाइंग है मेरी। कौन सा? सॉरी, प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैम हमने? यस सर, लॉन्ग टर्म के लिए। प्राज इंडस्ट्रीज 425 वाला डायरेक्टर, आप ठीक करिए, आपने 1425 लिख दिया है। 425 की बाइंग 331 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 90 रुपए के आसपास का गौरांग सर लॉस। प्राज इंडस्ट्रीज कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस तो बहुत बढ़िया कर रही है। प्राज तो शायद उसी कैटेगरी में आता है। ऑफ आइस क्यों ट्रेड कर रहा है गौरांग सर? फंडामेंटली कैसा लगता है ये? पहले तो 1400 का भाव देख के मेरी दिल की धड़कन रुक गई थी। अब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि लिखा क्या है। तो मीनाक्षी जी, यहाँ पर भी एक समय पर कुछ सालों पहले हमने प्राज इंडस्ट्रीज पर कवरेज रखी थी। जो लक्ष्य थे वो आ गए थे, और फिर हमने वो कवरेज फिर से रखी नहीं है। क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं आज आपकी क्वेरीज को निर्णायक रूप से जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता हूं या फिर राय नहीं दे सकता हूं। लेकिन हाँ आशीष, एथेनॉल को लेकर के भी इस कंपनी में बहुत सारे कारण हैं कि भविष्य में आने वाले समय में जिस तरीके से जो हायर लेवल की ब्लेंडिंग करनी है एथेनॉल की पेट्रोल और डीजल में, अगर क्षमता हो जाती है, कैपेसिटीज हो जाती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, तो ये एक भविष्य वाला प्रश्न है। और मौजूदा परिस्थिति में जो कैपेसिटी है उसको देखते हुए हमें नहीं लग रहा है कि इतना कुछ ज्यादा छोटी या मध्यम अवधि में आपको फायदेमंद लगेगा। फिर से क्योंकि अनुशासन रेगुलेशन है, कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन इस सेक्टर की लिस्टेड एंटिटी में ये एकमात्र कंपनी है एज फार एज एथेनॉल इज कंसर्न। मैम, अगली क्वेरी कौन सी रिलायंस के बाद? सोनिया मैम, रिलायंस के बाद अगली क्वेरी कौन सी? हाँ जी, आई हैव 5000 शेयर्स ऑफ पीटीसी। रेट वही चल रहा है 90 रुपीज का, डिविडेंड अच्छा आ गया, बट देन उसकी मूव आई हैव नोटिस्ड इज ओनली 88, 89 टू 99।
बट उसके ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ, नहीं ठीक मतलब why है, is तो it ये बुरा नहीं है वैसे। अगर नहीं जा रहा है, कैपिटल प्रोटेक्टेड है और 7-8-9 रुपए के आसपास एनुअल डिविडेंड डोल आउट कर देता है वैसे ये। लेकिन गौरांग सर ठीक है, ये कैपिटल एप्रिसिएशन मिल ही नहीं रहा, सिर्फ डिविडेंड डोल आउट हो रहे हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा क्या? फंडामेंटली है कैसी पीटीसी इंडिया सर? तो आशीष, जहां तक मेरा अनुभव रहा है शेयर बाजार में, डिविडेंड सिर्फ एकमात्र मापदंड नहीं है शेयर में निवेश करने के लिए। डिविडेंड के अलावा बहुत सारे और मापदंड होते हैं, और आप शेयर बाजार में जोखिम उठा करके निवेश इसलिए करते हैं ताकि आपको अपने निवेश के ऊपर सालाना 12-15% या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा मुनाफा मिल जाए, और अगर आप उसको कंपाउंडिंग करते हैं आने वाले 3-4 साल 5 साल में, तो उतना ही लाभदायक होता है। अब सरकारी कंपनी है तो जाहिर है सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, तो सरकार को अच्छा डिविडेंड चाहिए सभी सरकारी कंपनियों में से। उसी तर्क के आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है और बाकी अन्य गवर्नमेंट कंपनीज है। यहाँ पर भी कुछ समय पहले कवरेज थी, लेकिन हमें भी ऐसा लगा कि ये शेयर कुछ कर नहीं रहा है, तो हमने कवरेज हमारी जो थी वो निकाल दी थी। अभी कोई कवरेज नहीं है। मैम, अगर आपको ऊर्जा, जो कि ये कंपनी जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ऊर्जा क्षेत्र से, तो अगर आपको वहां पर निवेश करना है और ये डिविडेंड का खेल नहीं खेलना है आपको, हालांकि ये दो भी सरकारी कंपनियां ही हैं जिसका मैं नाम अभी देने जा रहा हूं। एक तो है एनटीपीसी और दूसरी है पावर ग्रिड। ऑन दोनों ही मापदंड पर अगर आप देखने जाए, डिविडेंड पे आउट पर भी और कामकाज पर भी, ये हमें ज्यादा बेटर लगती है। पीटीसी पर कोई विशेष रूप में कवरेज नहीं है मैम। डिविडेंड के अलावा कुछ ज्यादा स्टोरी भी नहीं दिख रही है, ठीक है। एनटीपीसी पावर ग्रिड ज्यादा बेहतर प्लेस।